नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है इनको जानिए और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थोड़ी देर में इंदौर से जुड़ेंगी सुपरिचित लेखिका, कवियत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, जो संगीत से भी उनका संबंध है। बहुत कुछ उनसे हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले जो आज के हमारे अतिथि हैं, इंदौर से सुश्री तृप्ति मिश्रा। अपना माइक ऑन करिए। माइक माइक माइक। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है। और बताइए कैसा चल रहा है आज। सबसे पहले हम अपने जो हमारे साथ मित्र अभी जुड़ने शुरू हो गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज बहुत बड़ा दिवस है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम अपने सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से। अब देखिए, हमने नाम ले ही लिया, मधु मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए। कह रहे वाह तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत कर रही है। तो तृप्ति, मैं ये चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा दिन है। इस अवसर पर आप क्या सबसे पहले क्या हमें सुनाना चाहेंगे? अ, देखिए, आज तो बहुत ही बड़ा दिन है और बाल गोपाल का दिन है। और कृष्ण, वैसे भी कृष्ण की मतलब सभी एक तरह से बहुत ही सभी के लाडले भगवान हैं, बाल जो कृष्ण है। तो मैं आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत, सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगी आपको। बहुत आपने मुझे इस योग्य माना कि आपके इस प्रोग्राम में जोड़ा। और बाल कृष्ण के लिए मैंने कुछ पुरातन लोकगीतों पर काम किया है। और एक किताब भी मेरी लोकलय डायमंड पॉकेट बुक से आई है, जिसमें ऐसे भक्ति गीत हैं जो विलुप्त प्राय हैं, लगभग आजकल सुनाई नहीं पड़ते। तो उन्हीं में से एक गीत मैं आपको लोकगीत आज सुनाती हूँ। और ये गीत अपने आप में एक प्रसंग है। तो पहले एक प्रसंग 1 मिनट में सुनाती हूँ कि जब जरूर। भगवान ने जन्म लिया था धरती पर, तो वो इतने सुंदर थे, इतने मोहक थे कि सारे देवताओं में उस बाल रूप को देखने की होड़ लगी थी और सब अलग अलग रूप में उनके दर्शन करने जाते थे। ये बात भगवान शंकर को भी पहुंची, पर वो थे भोले भंडारी। उन्होंने रूप बदला नहीं अपना, वो तो अपना वही बाघंबर छाल पहन के जटा जूट में चले गए। अब भगवान की लीला और शंकर जी की लीला की, भगवान बाल रूप में थे, वो डर गए उनको देख के और रोने लगे। तो माता यशोदा बोली कि आप तो हीरो मोती लो दो, मैं अपने लाल को आपको नहीं दिखाऊंगी। पर वो पीछे पड़े रहे कि मुझे हीरे मोती नहीं, मुझे तो तुम्हारा लाल ही देखना है यशोदा मैया। और फिर वो अपने बच्चे को ऐसे आंचल में छुपा कर लाई। फिर उनके भगवान शंकर ने दर्शन किए और 3 परिक्रमा की माता यशोदा के साथ, और अपना जो सिंगी नाद थे वो बजाया था। तो इस प्रसंग पर एक बहुत ही पुरातन भक्ति गीत है, उसको सुनाती हूँ। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ। जी। देख सखी, देख सखी, एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। देख सखी, ये यशोदा मैया की दासियां उनको जाके बताती हैं ग्वालिन में। देख सखी, एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। गढ़ पर्वत से चला दिगंबर, गोकुल नगरी आया है। देख सखी, एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। गढ़ पर्वत से चला दिगंबर, गोकुल नगरी आया है। तेरे लाल के दर्शन को जोगी ने अलख जगाया है। इतना सुनकर आई यशोदा, भरमुतियन की थाला रे।
ले ओ बाबा भिक्षा, जाओ आसन पर, मेरा लाल डराया है। देख सकी, मेरा थोड़ा सा गला आज गड़बड़ है। इकबाला जोगी वार हमारे आया है। भगवान शंकर कहते हैं, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, बहुत भरा भंडारा है। तेरे लाल के दर्शन को जोगी ने अलख जगाया है। ले बालक नंद रानी आई, करे आंचल की छाया रे। 3 बार परिक्रमा दीनी, सिंही नाद बजाया है। देख सकी इकबाला जोगी, द्वार हमारे आया है। अब भगवान शंकर कहते हैं, धन्य यशोदा तेरे भाग को, ऐसा लालन पाया है। 3 लोक का पालनहारी, वार तिहारी आया है। देख सकी इकबाला जोगी, द्वार हमारे आया है। वाह वाह वाह, बहुत 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 सुंदर शुरुआत हुई है आज के इस कार्यक्रम में। तो मैं अभी हमारे साथ अशोक मिस्त्री जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, और जम्मू से महाराज कृष्ण भरत जी भी बहुत अच्छे कवि हैं, जम्मू से वो जुड़े हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा, आज की हमारी जो अतिथि हैं तृप्ति मिश्रा, इंदौर से जुड़ी हैं। इनकी कई विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या हैं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रारंभ में न कह के एक एक करके जब आपसे मैं बातचीत करूं तो वह उनको भी इसके बारे में ज्ञात होगा। लेकिन इतना तो कहूँगा कि आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं, और आपने स्नातक जो आपने ग्रेजुएशन वो विज्ञान में किया है, और साथ में आपने एमबीए भी किया है। शुरुआती जीवन तृप्ति आपका कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में गुजरा है, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपकी ये है, आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक है। आपने जीवन को एक चुनौती के रूप में लिया है, और जीवन में कभी भी आपने हार नहीं मानी है। इसके लिए आपको साधुवाद। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ इस रूप में। और एक और बात है आपके कार्यों में, आपने विकास जो कार्य किया है उसमें विशेषकर आपने महिला और बाल विकास, उस क्षेत्र में आपकी विशेष भूमिका रही है। क्या विशेष कार्य किया है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और जहाँ तक आपके साहित्यिक अभिरुचि की बात है, आपने एक काव्य संग्रह यादों के पत्ते, ये आपका प्रकाशित हो चुका है। उनमें उस संग्रह में से हम आपकी कविताएं जरूर सुनेंगे। और भक्ति गीतों का जो एक संग्रह है लोकलय, वो भी आपका प्रकाशित हो चुका है। बीच बीच में हम, आप बहुत अच्छा गाती है, लेकिन आपने शुरू में कहा कि आपका कुछ दिनों से गला थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे आपने शुरुआत की कार्यक्रम की, वो बहुत अच्छी रही। और इसके अतिरिक्त ई पत्रिका की आप संपादिका भी रह चुकी हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन तृप्ति ये बताइए कि आप का मूल जन्म स्थान कहाँ है, और आपका प्रारंभिक पारिवारिक जीवन जो घर में है, पिताजी माताजी, जो भाई बहन, किस तरह से आपका हुआ, कैसे व्यतीत हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई। जी, ये जो जैसे अगर कहूँ मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताऊं, तो मैं इंदौर से ही हूँ। और जो यूपी से 1857 में जो ब्राह्मण आए मध्य प्रदेश, परिवार वहीं से बिलोंग करता है, फिर यहाँ पर रहे। तो मेरे फोर फादर्स तो उत्तर प्रदेश के ही हैं।
और यहाँ पर आकर मेरे जो परबाबा थे वो होलकर स्टेट जो देवी अहिल्याबाई की थी, वहां पर राजवैद की पदवी थी उनको, वैद थे। और उसके अलावा बहुत जिसको कहते हैं सामाजिक कार्यों में उनका बहुत नाम था मेरे बाबा। और इस तरह से भाई बहनों की बात करें तो हम एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं। वैसे कहने को एक भाई हो सकता है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जितने चचेरे ताया मामा के बच्चे हम सब जो एक एक ही फैमिली में, पापा के कई 5-6 भाई एक ही घर में रहा करते थे। तो दैट इज हमारी एक बड़ी सी क्लोज निट फैमिली है। तो इस तरह से है। पिता मेरे जो है राजनीति में भी थे और उनका अपना बिजनेस था। तो इस तरह से उनका रहा है। और क्या बताऊं, बहुत सुनहरा बचपन बीता है, क्योंकि लड़की अकेली थी उस घर में और 7 भाई थे। तो और जिसको कहते हैं ना कि वो रईसी जिसको कहते हैं, क्योंकि बाबा राजवैद थे, तो वो हालांकि चला गया, बट वो उस वक्त तक जब हम छोटे थे तो चीजें बहुत थी। तो उस तरह से पले बड़े हम सारे बच्चे। तो वो चीजें सभी में कहीं ना कहीं दिख जाती हैं। तो तो ये मेरा बचपन। आप जैसे कह रहे थे कि पिताजी राजनीति में थे, तो आपको वो अभिरुचि आपको पैदा नहीं हुई कि आप भी क्यों? कभी नहीं, क्योंकि कॉलेज में भी हमेशा बोलने में, मतलब डिबेट वगैरह में तो था। तो एक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है एक परिवार की। तो उसमें ये था कि कई बार ऐसा हुआ कि आप ज्वाइन करें यूथ उसको या उससे, बट एक मेरा शुरू से एक आर्टिस्टिक रहा है कि मैं हमेशा से पेंटिंग्स या जो एक होता है ना कि आर्ट का, जो आज भी जैसे कई, क्योंकि जो प्रोफाइल है उसमें कई लोगों को लगता है कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ भाई मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे वही रहने दो। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकती ये सब तिया पांचा। वो मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर आपने तो जो ग्रेजुएशन किया है वो विज्ञान में किया है, साइंस में किया है, जी। जी। और उसके बाद आपने फिर एमबीए। तो मतलब आपका आपके जहन में क्या चल रहा था कि आप विज्ञान में ग्रेजुएशन करके फिर एमबीए करना, तो क्या बनना चाहती थी आप? लेकिन लेकिन इससे पहले आप उत्तर दे दो, मैं जरूरी समझता हूँ। हमारे साथ हम्म। तृप्ति पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए हैं और स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी जुड़ गई, और महाराष्ट्र भरत जी जुड़े हैं, और चेन्नई से श्री बीएल आच्छा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बड़े समीक्षक साहित्यकार हैं। सभी को नमस्कार कर रहे हैं, हम भी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस मंच पर। तो अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, जो मैंने पूछा। ये अलग अलग क्यों है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आता। कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ अब इस उम्र में कि भगवान ने मुझे धरती पर भेजा क्यों है, क्योंकि इतने फ्लक्चुएशंस रहे हैं करियर के उससे भी। कि आई डिड माई बीएससी, फिर मैंने एमबीए कर लिया सिम्बायोसिस से, बट फिर एक होता है ना, शादी मेरी फौजी से हुई, ठीक है, माय हस्बैंड वाज आर्मी ऑफिसर। तो वहां एक ये होता है कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ को या तो आपको एक स्टेशन पे रहना है या फिर आपको उनके साथ मूव करते रहना है। हालांकि उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया फैमिली रीजन से, फादर इन लॉ वाज नॉट कीपिंग वेल। तो उस दृष्टि से भी फिर जब हम महू वापस आए तो यहाँ भी जॉइंट फैमिली थी इन लॉज के साथ में। तो एक होता है ना कि एक बंदे को करियर के लिए बाहर निकलना होता है और एक को घर संभालना होता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो जॉब्स मेट्रोज में है ना, वो यहाँ इंदौर में ट्रेंड नहीं है। यहाँ जाने का समय है, आने का नहीं है। तो वो मुझे पता था, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ, एक आर्ट का वो था, एक था मन में। तो ये जो मैं महिला बाल विकास के साथ जुड़ी, वो भी बड़ा रोचक रहा है कि मैं तो बिजनेस शुरू करना चाहती थी कि कुछ सामान यहाँ बनता है एम्ब्रॉयडरी का, विच आई वांट टू सेल। बट मैं किसी गलत ऑफिस में चली गई और वहां कोई ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। उस अच्छा वक्त तक अच्छा। मुझे टॉयज बनाने आते थे और वो टॉयज की ही ट्रेनिंग थी। तो वो ऐसे ही रूरल में करते हैं। तो दैट वहां उनके जो डिप्टी डायरेक्टर थे, ही जस्ट आस्क्ड मी कि आप ऐसी ट्रेनिंग आ रही है 2 महीने की, विल यू डू दिस। उनके नॉर्म्स होते हैं सरकारी, इससे इस उम्र की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी। वो ठीक है, आई स्पोक टू वन ऑफ माय नेबर आंटी कि हम अपनी आगे वाली गली में करवा लें ऐसे। हमने ढूंढ लिए, 20 का ही था वो बैच छोटा सा।
हमने अपने एरिया में 20 लोग महिलाएं लड़कियां ढूंढ, अच्छा टॉयज सबके लिए इंटरेस्टिंग थे, सॉफ्ट टॉयज सीखना हर लड़की चाहती है, तो वो बड़ी अच्छी मेरी हो गई एंड दैट वे आई स्टार्टेड, कुछ पॉकेट मनी भी मिलने लगी और बहुत थोड़े समय के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो फैमिली भी मैनेज होने लगी, तो इस तरह से आई स्टार्टेड विद दिस करियर। फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जो ये क्राफ्ट के मेले वगैरह लगते हैं हैंडलूम के, देन आई केम इनटू दिस, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम करना, फिर 2-4 साल में ये हो गया कि एज आई वाज एजुकेटेड, नॉर्मली जो होते हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं होते, बोलने के स्किल्स नहीं होते, तो फिर मैं मास्टर ट्रेनर में आने लगी, अपने आप भी एक तमगा मिल गया कि इनको आप बुला लो, इनको बता दो, ये सारा कर लेंगे। देन फिर वो अपनी टीम बन गई और वो सब मतलब बड़ा अच्छा चलने लगा उस तरह से। नहीं, पर लेकिन फिर चीजें, लेकिन 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 आपने एमबीए किया, आपको नहीं लगा आपको किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए या किसी बड़े पोस्ट पे जाना चाहिए, इतनी पढ़ाई जो आपने की? मैंने अपने एमबीए के स्किल्स अपनी ट्रेनिंग्स में यूज किए तो मैं न- यही बोलूंगी। और एक तरह से क्योंकि यहाँ से पॉसिबल नहीं था, या तो मैं किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट हूँ, दैट आई नेवर वांटेड कि हम इन लॉज को छोड़ के और अपना शहर छोड़ के, हमने फौज छोड़ी उस वजह से, तो एक वो भी रहा। हाँ, मन में था, कभी शुरू में लगता था कि हाँ कहीं, बट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनी नहीं। अच्छा, फिर एक चीज शुरू हो गई थी, वो उस तरह से था कि एक पॉकेट मनी आपको मिल रही है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही, बट मिल रहा था, और एक जो इन इस फील्ड में काम करने का एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, बिकॉज आई वाज अमंग लेडीज, क्योंकि मैं कमिटीज में आ गई। अभी भी आई एम, मैं महिला बाल विकास की और आंतरिक परिवार जो पारिवारिक समझाइश होती है कमेटी, दोनों में मैं सदस्य हूँ। तो एट ए टाइम यू फील कि हाँ आप कुछ अच्छा दे रहे हैं समाज को, तो मुझे लगता है वो भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज लाभान्वित हो रहा है। तो इसलिए भी मुझे कभी लगा नहीं कि चलो ठीक है कुछ नहीं, पर मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे सम्मान बहुत मिला और अवार्ड्स बहुत सारे मिल गए, तो एक वो अचीवमेंट हम मॉनिटरी वाइज नहीं देखें, लेकिन हाँ मेरी दूसरी अचीवमेंट्स बहुत रही, तो मुझे वहां सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलता रहा, आज भी मिलता है। जो जो आपकी शादी हुई, तो ये क्या आपकी इच्छा से हुई कि आप एक आर्मी ऑफिसर से शादी करेंगी, या पारिवारिक स्तर पर इसका निर्णय हुआ? देखिए शादी तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज ही थी, क्योंकि बहुत जल्दी भी हो गई थी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, और शादी का ऐसा था कि मतलब फैमिली फ्रेंड्स, अमंग फैमिली फ्रेंड्स ही कहेंगे, मेरी मदर इन लॉ भी इंदौर की हैं और फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं, तो हाँ आर्मी ऑफिसर का ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, क्योंकि उस बैकग्राउंड से थे कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि यस कोई क्लास 1 ऑफिसर हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, तो जब ये रिश्ता आया तो एक ही रिश्ता आया है और एक ही लड़का देखने आया है और एक ही जगह शादी हो गई है, मैंने क्या 2 बात! लड़के भी नहीं देखे हैं। आई ऑलवेज टेल माय मदर की माँ मुझे 2 लड़के तो दिखा देती वो बहुत जल्दी हो गया सारा कुछ तो कितने साल आपके हस्बैंड आर्मी में रहे? मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड 5 साल रहे, 2003 में वो वापस आ गए, उन्होंने 10 साल करीब किया फौज में। देन ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट बिकॉज ऑफ माय फादर इन लॉ को एल्जाइमर इनकी फैमिली में था, शुरू हो गया था उसका थोड़ा थोड़ा डिमेंशिया वाला, तो हमें लग रहा था कि ये परेशानी बनेगी आगे, तो इट्स बेटर हम यहीं सेट हो जाएं, ताकि क्योंकि अपना शहर है, अपने घर में अपने डॉक्टर्स, वो सारा, तो ही एंड मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनको जाना था फॉरेन अपनी हायर स्टडीज के लिए, तो नाउ ही इज एनआरआई सेटल्ड ओवर देयर, तो ठीक है, एक ही थॉट कि मैं यहाँ कुछ कर लूंगा अपना आके, एंड दैट वे उस तरह से सारा रहा। तो फिर बाद में मैं एक मतलब इसको मैं उतना उस हिसाब से आपसे नहीं पूछना चाह रहा था, ताकि क्योंकि आप इस समय बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन ज़िंदगी में आपको बहुत मैरिज लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी आई, बहुत ही कष्ट पहुंचा आपको, थोड़ा सा उसका वर्णन करिए, क्योंकि आपने उसके बावजूद बहुत ही साहस दिखाया, अपने जीवन को एज ए चैलेंज, एक चुनौती के रूप में लिया, और आपका एक बेटा भी है जो उस समय कितना 11 साल का, तो क्या हुआ, क्या क्या समस्या आ गई आपके जीवन में?
जी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऑन द स्क्रीन तो क्या कहेंगे, पर हाँ परेशानियां थी, बहुत परेशानियां झेली। और बेटा मेरा जब 13 साल का था तब मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे संघर्ष किए क्योंकि इन्होंने भी जब आर्मी छोड़ी, हमें पेंशन नहीं आती थी क्योंकि जल्दी छोड़ दी थी, तो इट वाज अ रीसेटलमेंट थिंग। हमने अपना सब कुछ धीरे धीरे सेट किया, अप्स एंड डाउन्स करते 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 करते। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब चीजें थोड़ी सेटल हुई तब 2014 में इनका रोड एक्सीडेंट हो गया। तो एक वो चीज मेरे जीवन के लिए बहुत, आप समझ सकते हैं कि अचानक से एक रात में जैसे जिंदगी बदल जाती है, वो सारी चीजें रही। फिर हमारा भारत वर्ष है। हाँ, अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि आज पहली बार आपके मंच से कहना चाहूंगी कि परेशानियां हर औरत झेलती है। पति नहीं रहने के बाद बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां से सपोर्ट मिलता है। मैंने भी वो दिन देखे, अब उस चीज को 8 साल हो गए, आई हैव कम अप। तो ज्यादा तो नहीं, पर हाँ मुझे लगता है जो है हम उसको देखें और उसके साथ आगे बढ़े। भगवान ने मुझे बेटा दिया था, उसको मैंने उसी पर कंसंट्रेट किया और आगे बढ़ी। बस यही कहना। नहीं, सही सही बात है। आपके हौसले को, आपने जो उस समय जज्बा दिखाया, उसको हम सलाम करते हैं। और आपने जीवन को उस तरह से, मतलब हार नहीं मानी आपने, ये सबसे बड़ी बात है। और आपने इतने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी आप। और मैं आप अपना फिर उस फील्ड में थी कि मैं महिलाओं के साथ काफी पहले से जुड़ गए थे। हम तहसील में बैठा करते थे, इस तरह के केसेस मेरे पास आया करते थे, तो कुछ अनुभव पहले से था कि आप अगर अपने आप को जमाने को बेचारा दिखाएंगे तो आप बेचारे बनेंगे, और अगर आप सक्षम दिखाएंगे तो आप सक्षम बनेंगे। क्या बात तो है, मैंने बहुत अच्छी बात, अपनी बहुत अच्छी पार्ट बात। कि आप क्या दिखाते हैं, दुनिया आपको उन्हीं नजरों से देखती है। हाँ, अब इतने साल बाद, क्योंकि अब तो मैं सक्षम हूँ, अब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, और अब मैं उस सामाजिक स्तर पे हूँ कि लोग मेरे लिए अन्यथा नहीं सोचते। लेकिन एक स्टेज आई थी जब ये गए थे, आई वॉज वेरी यंग, सब तरह की बातें हुई, सब तरह की चीजें हुई। अब निकल गई, अब निकल गई, तो हाँ अब मैं बात कर सकती हूँ इस सब्जेक्ट में आराम से। अगर मैं 6 साल पहले बोलती तो लोग कहते नहीं, कुछ तो होगा। इस तरह से चीजें आती हैं निकल। चलिए, हमारी तरफ से पूरी पूरी सांत्वना आपके साथ है, पूरा सहयोग आपके साथ है। देखिए, ये बात सही है कि जब आप जीवन की राह में चलते हैं, फूल भी आते हैं, कांटे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार फूल ही फूल आपको मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, दोनों का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आप फूलों को एक्सेप्ट करते हैं, कांटों का भी सामना करना पड़ता है। और जब तक तृप्ति कांटा नहीं चुभेगा तो तब तक दर्द कैसे महसूस होगा, दर्द के मायने कैसे पता चलेंगे। क्योंकि हमेशा तो फूल ही फूल नहीं मिलते हैं जीवन में। लेकिन उसके बावजूद आपने जो कार्य किए, आपने जीवन को जो एक नई दिशा दी, उसके लिए आपको बहुत ही साधुवाद, बहुत हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन चलिए, हम थोड़ा सा हल्का सा अब विषय परिवर्तन करते हैं। हमारे एक मित्र लिखते हैं, ये तृप्ति जी बहुत अच्छा गाती है। अब आप उनका आशय तो समझ गए होंगे, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। आप, मुझे मालूम है आज आपका गला थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन उतना नहीं है कि आप गा नहीं पाएंगी। थोड़ा सा जो आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पर प्रस्तुत करिए। मैं पुनः आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ। जी, अम, अभी क्योंकि महिलाओं की और सशक्तिकरण की और ये सारी बात चल रही थी, तो चलिए मेरी ही लिखी एक गजल कोशिश करती हूँ गुनगुनाने की, सुनिएगा। जग में नारी की परिभाषा जुदा है, स्वाभिमानी होना ही उसकी खता है। जग में नारी की परिभाषा जुदा है, स्वाभिमानी होना ही उसकी खता है। हमने ऐसी ही मिसालें की है कायम, हमने ऐसी
की मिसालें की है कायम, सारा जग हैरत से हमको देखता है। ये अंधेरे क्या डरा पाएंगे मुझको, ये अंधेरे क्या डरा पाएंगे मुझको, दृढ़ संकल्प की रोशनी मेरा रास्ता है, दृढ़ संकल्प की रोशनी मेरा रास्ता है। जिंदगी से यूं ही लड़ती आ रही हूँ, जिंदगी से यूं ही लड़ती आ रही हूँ, इस खेल का अपना ही मजा है। जानते हैं सब मेरी तकलीफ लेकिन, जानते हैं सब मेरी तकलीफ लेकिन, पूछते हैं फिर भी कि क्या हुआ है, पूछते हैं फिर भी कि क्या हुआ है। सोच लो तो सब पुराना ही लगेगा, सोच लो तो सब पुराना ही लगेगा, और समझो तो यहाँ सब कुछ नया है। और शेर आखिर सुनिएगा। स्वागत है। मैं क्यों करूं विश्वास उनका, मैं तृप्ति क्यों करूं विश्वास उनका, आश्वासन देना जिनका मशवरा है, आश्वासन क्या बात, देना जिन मशवरा बहुत बढ़िया, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने अपना ही गीत सुनाया और बहुत मधुर स्वर में सुनाया। बहुत सुंदर का प्रस्तुति। लेखन बड़ा विद्रोही सा लेखन रहता है, और लोग कहते हैं ऐसा क्यों लिखती हो। नहीं नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लिखती हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये आपकी और विशेषता, ये मिट्टी के गणेश जी का क्या, उसकी क्या कहानी है, क्या मतलब ये कार्य क्या है आपका? ये मित्र, बहुत सारे मित्र हमारे जानते नहीं है। हाँ जी, मिट्टी के गणेश पे मैं, ये मेरा 18वां साल जा रहा है और निशुल्क ट्रेनिंग देती हूँ मिट्टी के गणेश की मूर्ति बनाने की। तो क्योंकि पेंट करना सबको आता है, गणेश जी बना, अच्छा हमारे यहाँ महाराष्ट्र राजस्थान में अभी जो गणेश के 10 दिन आएंगे, तब उनको 10 दिन विराजित किया जाता है गणेश जी को। और वो मिट्टी के, जैसे पुराने जमाने में तो मिलते थे, पर आजकल पीओपी की मिलती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है। फिर उनको नदी में विसर्जित करने का एक ट्रेंड है, वो एक बड़ा गलत है, क्योंकि अब इतने सालों में कोई कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, पता नहीं कहाँ से ये शुरू हुआ, बट पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। पीओपी 800-900 साल में डिग्रेड होता है, और फिर वो भगवान भी पैरों में आ रहे हैं। तो एक, जब ट्रेनिंग्स मेरी शुरू हुई तो मैं अपने गणेश जी मैं घर में ही बनाती थी मिट्टी के। तो किसी को मैंने ऐसे ही बताया, तो वहां वो स्टूडेंट ने मुझसे सीखा, फिर उसने कहा और भी 2-4 लोग सीखना चाहते हैं। तो फिर वो घर आके, तो 1-2 साल तो वो घर में चला, फिर किसी ने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी, आप आओगे सिखाने? तो एक मन में ऐसा आया कि हम कुछ दे समाज को, ट्रेनिंग्स मेरी चली रही थी, तो एक काम ये निशुल्क कर लिया। और ये कोई पूरे मतलब साल भर चलता नहीं है। ये जो काम है, ये अभी 1 महीने 1.5 महीने का ही रहता है। आई थॉट चलो लेट इट गो लाइक दैट। सॉरी। तो बस उस उसमें ये धीरे धीरे मेरा पहचान बन गई गणेश। और क्योंकि इसको हमेशा चैरिटी रखा, आज भी रखती हूँ, तो गणेश जी ने बहुत मान सम्मान
समाज में पहचान दिलाई। और अभी लगातार मेरी गणेश वर्कशॉप चल रही है, आज भी थी इनफैक्ट दिन में। तो अभी क्या बात। तबीयत ठीक नहीं थी तो लाइन अप हो जाती है बहुत दिनों पहले से, तो आई थॉट चलो अब थोड़े दिन का है तो लेट्स तो डू इट। कितना तो ऐसे कितना समय समय आप इस पर अपना देती हैं और किस तरह का शेड्यूल बनाते हैं आप ये? नॉर्मली रोज एक वर्कशॉप का मेरा टाइप रहता है, महीने भर तो पूरा 30 दिन मेरा बुक रहता है ऑलमोस्ट। तो डेली का रूटीन का रहता है एक एक वर्कशॉप कहीं भी, या तो अभी तो अच्छा 2 साल से मैं ग्लोबल हो गई, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन वर्कशॉप बहुत ली, देश विदेश में महिलाएं जुड़ी, और बड़ी बड़ी वर्कशॉप, स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस थी। तो पहले तो मध्य प्रदेश इंदौर के ही कॉलेज लिया करते थे बुला के, अब छत्तीसगढ़ के, राजस्थान से कई कॉलेजेस ने किया और मैंने वहां पे डेमो दिया। तो उस हिसाब से भी एक बहुत अच्छा रहा कि जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ समाज, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वो उसको और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया ऑनलाइन होने से। तो इस तरह से रहा। तो मेरे को लगता है 18 साल तो हो गए हैं करते करते, अब देखें जब तक गणेश जी करवाते हैं करती रहूंगी। और बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छे। वर्कशॉप जी। नहीं होती, फिजिकल वर्कशॉप भी मेरी 1.5 घंटे में, अगर 100 लोग भी हैं तो मैं करवा लेती तो ये कार्य हूँ। और कोरोना के समय में कैसे चलता रहा फिर? क्योंकि कोरोना में तो 1-2 साल बहुत परेशानियां रही। ऑनलाइन ऑनलाइन हुई ना सर, वही तो मैं कह रही हूँ, कोरोना के समय लास्ट 2 इयर्स में मैं ग्लोबल बन गई, और अब दूर दूर से कई पेजेस भी हैं, कई जगह लोग जूम से, कल ही मेरे पास आज किसी का फोन आया कि कुछ वहां से हैं, अरब कंट्री से कुछ लेडीज हैं, दे वांट टू लर्न थ्रू जूम मीटिंग। तो वो एक मीटिंग सी कर लेते हैं, उसमें उनकी जुड़ जाती। फिर ये समाज होते हैं, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, ये इनकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, उसमें डेमो रखवाते हैं ये लोग, कि लोग बिठाते हैं, क्योंकि बाहर गणेश जी मिलते मुश्किल से हैं और महंगे बहुत मिलते हैं। तो आजकल एक लोकल क्ले मिलता है वाटर बेस्ड, उससे बनवा लेती हूँ, तो दैट इज मोर इजी ऑल्सो, और अवेलेबल इन एवरी क्राफ्ट स्टोर ऐसे, तो वहां से बनवाती हूँ तो एक एक कोई उनसे। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा कोई ऑर्डर वगैरह मिला आपको कि? ना ना, आई डोंट सेल इट एक्चुअली, मेरा वो है, मैंने कभी हाँ, गणेश वही जी को वही बेचे नहीं। वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या किसी की कोई ऐसा ऑफर आ गया कि हम आपसे इतने लेना चाह, कुछ ऐसा हुआ क्या? आया है, लेकिन मैंने कभी उसको चैरिटी, मैंने इसको चैरिटी आए, जैसे आपने मुझसे कहा कि मुझे गणेश जी खरीदने, ऐसे सेंड योर वाइफ टू मी, 1 घंटे के लिए मैं सिखा दूंगी, आप क्या जिंदगी भर बनाइए। क्या बात है, मैंने क्या बात। उसको किया है, उसको अच्छा, जैसे वर्कशॉप भी जो होती हैं, जैसे कोई क्लब करा रहा है या कोई भी महिला मंडल बुला रहा है, तो मैं इनिशियली उसको क्लियर करती हूँ कि आप किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेंगे। आपकी 20 रुपए की मिट्टी आती है मार्केट से, आप 20 रुपए की ही लें, आप 50 रुपए नहीं लें। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मैडम का कोई कमीशन होगा, ये काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रख रखा है। तो वो एक बन भी गया है, अब जैसे लोकल तो सबको पता है। तो मैंने कहा या तो मिट्टी आप प्रोवाइड कराइए, किसी से डोनेट कराइए, क्योंकि सिर्फ उसी की जरूरत है ना, वही आप बाजार से खरीद रहे हो, आजकल बनी बनाई मिल रही है, और नहीं तो आप अपनी जो भी बनानी है। तो वो इस तरह से चल रहा है, तो इसको मैंने कभी भी सेल करने की सोची नहीं है। मतलब क्लासेस में भी जब थी, तब भी कई बार ऑफर आया कि आप हमें बना के, तो ऐसे मैं बना के नहीं, मैं सिखा दूंगी, लेकिन मैं बेचूंगी नहीं वो किसी भी रूप। तो ये तो मेरे जो मन में एक था, जो काम तो कुछ तृप्ति, जो आप इसमें मिट्टी जो काम में आती है, तो वो कैसे, वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या या वो आपका ट्रेड सीक्रेट है, वो आप बताना नहीं चाहते? मैची, पेपर मैची होता है, पेपर मैची जो हम बनाते हैं, उसको पेपर को गला के, उसको कूट के, फिर उसमें कुछ पुट्टी मिलाते हैं, हाँ डेफिनेटली कुछ फेविकॉल मिलाते हैं, क्योंकि उससे दरारें ना पड़े, बाकी पेपर मैची होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो अच्छा, आकार कितना होता है उसका जो आप गणेश जी बनाते हैं? कोई यस कोई आई हैव। ऐसा, कोई दिखा दीजिए, कोई एक दो पीस हमें दिखाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आपके बैकग्राउंड में मैं देख रहा हूँ समय हमारे साथ इंदौर से तृप्ति मिश्रा है। अब इनकी ये विशेषता, अरे वाह, बीच में लाए, अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये ये इस तरह की ये पीछे क्या है। इतना, कितना तृप्ति, इतना ही आकार रहता है इसका क्या? नहीं आकार, अच्छा आकार ये इसलिए इतना रहता है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो कहता है घरों में बिठाने वाली जो मूर्तियां हैं,
वो लघु मूर्ति आपने भी सुना होगा, जितनी छोटी होगी उतनी शुभ मानी जाती है। तो हथेली में जो समाए वो मूर्ति आप घर में बैठ, ये मंदिरों के लिए होती हैं बड़ी मूर्तियां। तो मैं एक बेसिक मॉडल पे काम करती हूँ, और ये मॉडल मैंने अपने ताऊजी से सीखा है। जैसे आर्ट एंड का हमारे यहाँ ऐसा कुछ विशेष नहीं था, पर हाँ, मेरे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो एम.एफ. हुसैन के साथ पढ़े हुए थे, क्योंकि वो भी इंदौर के ही थे, और दोनों ने यहाँ पर फाइन आर्ट कॉलेज से किया था। तो वो मूर्तियां बनाना और जो है पेंटिंग वगैरह उनका भी बहुत अच्छा था, शौकीन बहुत थे, तो वो शौकिया अपने आर्टिस्ट थे। तो ये जो हमारे यहाँ पर पूजा होती है हरताली तीज में, तो शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी बनते हैं। तो वो पूरे हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे घर में कृष्ण मंदिर था, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर, मतलब हमारे घर में ही होता था वो। हमारा बहुत बड़ा घर था, जो पुश्तैनी बड़ा घर है था हमारे पर बाबा का, हम उसी घर में पले बड़े। तो उस हवेली कह लें उसको, तो उसमें नीचे बहुत बड़ा कृष्ण मंदिर था, तो उसमें बहुत सारी पूजा पाठ हुआ करते थे। तो वहां पर ये मूर्ति तो वो ताऊजी बनाया करते थे, तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं शुरू से देखा करती थी। तो वो मुझे गणेश जी की मूर्ति वो वाला बनाना आ गया। तो वो इजी भी बहुत है और सुंदर बहुत बनता है। तो ऐसे मैंने ये गणेश जी सीखे, और फिर वो धीरे धीरे सब दूर हो गया, तो अब सिखाती हूँ। तो आप जो ये बहुत ही दिलचस्प है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपके क्या आप अकेली करती हैं, या आपने कुछ ग्रुप बनाया है, कुछ लोगों को आपने इस मिशन में शामिल किया है? जैसे कहते हैं ना, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। क्या आई बात है। हैव माई फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स हैं जो असिस्ट करते हैं, बट हाँ, 100 की तो मैं ही निपटा लेती हूँ। मेरी वर्कशॉप में आई एम दैट एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि शुरू से मैं छोटी सी थी, तब से मैं ट्रेनिंग्स में थी, बोलने में अच्छी थी। तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह जब होती हैं, तो इनके जब प्रोग्राम्स होते हैं, लास्ट में जब आइटम जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कराते हैं उनके डिस्प्ले होते हैं, नेताजी आते हैं, बड़ी नौटंकियां होती हैं। तो उसमें ये होता है कि वो तो आएंगे 3 घंटे बाद, आपने लेडीज को 3 घंटे पहले से बिठा लिया, तो वो एक क्राउड कंट्रोल करना मुझे आता है। तो इसमें भी जो इसका भी जो मेरा तरीका है वो मैं कर लेती हूँ। और बड़ी वर्कशॉप होती, कई बार बच्चे होते हैं स्कूल के, सरकारी स्कूल में जब हम जाते हैं, 200-200 250 बच्चे करते हैं, फिर मेरी फ्रेंड्स मुझे स्वेच्छा से दे असिस्ट एवरीवेयर। मैं बस कह देती हूँ कभी किसी को, कभी अरे यार बड़ी वर्कशॉप है, चलना है। जो मुझसे सीख चुकी हैं, जो अपने को गणेश जी खुद ही बनाती है, दे जस्ट गो विथ मी। तो ऐसे ही तो मेरा काम। केवल अच्छा, नहीं, इसमें जो आपका ये क्राफ्ट है, ये जो आपकी कला है, केवल गणेश जी ही बनाते हैं, या और कोई कुछ और कोई किसी की मूर्ति बनाते हैं आप? नहीं, गणेश जी बैठाने का ट्रेंड है, आता तो मुझे और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे सिखाने के लिए आई जस्ट से कि मुझे चूहा भी नहीं आता गणेश जी का। मैं सिर्फ गणेश जी की, क्योंकि जो मेरा मेन मोटो है, लेकिन गणेश जी अगर मूषक के बगैर तो वो पूरे हैं ही नहीं। मूषक तो वो खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि हम बचपन में हमेशा चूहा बनाया होता है हमने। तो वो तो सबको आता है गणेश जी बनाने। तो मैं हमेशा अपनी वर्कशॉप पे सिर्फ गणेश जी का ही कहती हूँ। लोग कहते हैं ये बना दो, दुर्गा अभी सिखा दो, मैं कहती मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ गणेश जी आते हैं। क्या बात है। तो एक दिन में कितने गणेश जी बनाते हैं आप? डिपेंड करता है कितने, जैसे आज गई थी तो करीब 50 एक गणेश जी बने वहां पे, लोगों ने, 50 बच्चों बने? ने बनाए। अच्छा। कितने घंटे लगे, उसमें कितना समय देना पड़ा आपको? समय वही 1-1.25 घंटे, हर बंदा अपना एक बना रहा है, दो बना रहा है, तो अच्छा। 1-1.5 घंटे में हो जाती है वर्कशॉप। मतलब मेरा रहता है कि पहले मैं एक डेमो दे देती हूँ कि ऐसे ऐसे आपको बनाना है, फिर हम अपना क्ले बांट देते हैं सबको, फिर वो अपना बनाने लगते हैं। तो उसमें फिर गाइड कर देते हैं कि भाई ये ऐसा करना है। अच्छा, फिर वो ये बहुत छोटे बच्चों पे काम नहीं करते, कि वो तीसरी चौथी के बच्चे नहीं, थोड़े बड़े 6th-5th के बच्चे हों, उससे बड़े बच्चे हों, लेडीज हैं, तो दे ऑल मेक देयर ओन। इतना बड़ा होते हैं ये लोग, जैसे लेडीज भी हैं, कई क्लब बुलाते हैं मुझे, तो उसमें लेडीज हैं तो आसानी से बना लेते हैं। क्योंकि जो स्टाइल है, जो मॉडल मेरा है, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, और ये दिखता बहुत प्यारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ये देखो कितना सुंदर है। हाँ 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 हाँ, जी, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, है। बहुत डिटेलिंग नहीं, छोटी मूर्ति है तो मैं कोई डिटेलिंग नहीं सिखाती कि आप बहुत बारीकी से, मैं सबको कहती हूँ आप पहली बार बना रहे हो, सबसे पहले सिर्फ जोड़ना सीख लो, कान कैसे जुड़ता है, सूंड कैसे जुड़ता है, उसके बाद तो आप अपनी क्रिएटिविटी से बना पाओ, तो अच्छा, वो इसकी फिर अपने आप। हाँ, इसकी क्वालिटी कब तक मेंटेन रहती है, कब तक ये मतलब सुरक्षित रह पाता है, ये जो आप देखिए बनाते हैं? ये होते हैं वैसे तो, लेकिन आप घर में अगर बना रहे हैं
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको रखिए। मेरे पास एक गणेश जी 10 साल से रखे हुए हैं, पेंट किए हुए, तो थोड़े बड़े हैं, रख रखा है मैंने बना के, तो वो ऐसे टूट फूट नहीं होती इनमें। क्या बात है, बहुत मिट्टी अच्छा। के बिना मिट्टी के गणेश होते हैं अनुराधा ना, जी तो कह मिट्टी रही है के बिना पेंट के भी सुंदर लग रही है प्रतिमा, तो तुमको बहुत हाँ, पसंद मैं आ बिना गया। पेंट रखती हूँ, क्योंकि पेंट करना वैसे सबको आता है, तो मैं ये बिना पेंट की इसलिए रखती हूँ कि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये मेरे जैसे डेमो के ही पीस रहते हैं ये। कहीं जाती हूँ वर्कशॉप में तो ले जाती हूँ कि भाई ये वाला ऐसा वाला गणेश जी आप बनाने वाले। तो बहुत वो बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा ये चलो, ये तो बहुत रोचक बातें हो रही है, आगे भी चलती। इस बीच में बहुत सारे मित्र हमारे और, संतोष रैना जी हमारे साथ जुड़ गई, आशुतोष रैना जी, मधुर कुलश्रेष्ठ जी भी हमारे साथ, आशमा कौल जी भी जुड़ गई। सब बहुत आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे कि तृप्ति जी को कहिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो तृप्ति, ऐसा है कि बातचीत तो होती रहेगी, बहुत रोचक बातें हो रही है, लेकिन आजकल सावन का महीना तो लगभग अब समाप्त तो हो गया, लेकिन अभी तो उसकी जो आहट है, उसकी जो सुगंध है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो आप कुछ कोई गीत सुनाना चाहोगी सावन पर? सावन पर जी, सावन पर कई तरह के गीत ऐसे होते हैं। सावन पर मैं क्या सुनाना चाहूंगी आपको। हम्म, चलिए एक वही पुराने गीतों में से लेती हूँ, मजेदार सा गाना है। शिवजी की जब बारात आई थी, तो एक तो अपना बड़ा फेमस गाना है शिवजी बिहाने चले। तो जब वो बारात देख के जो खलबली मच गई थी, वो अच्छा, खलबली को एक और पुराना गीत, बुंदेलखंडी गीत है, बहुत क्या सुंदर बात गीत है, है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गौरा जी की सखियां आपस में बातें कर रही। तो गुइया शब्द आपने सुना होगा, गुइया मतलब सखी, सहेली, है ना, और एक घुइया मतलब सब्जी, दोनों शब्द इसमें आए हैं। तो गुइया को लेकर एक गुइया आपस में बात कर रही, तो वो सुनिएगा, गीत बड़ा मजेदार है। और शिव जी का जो बखान कर रही है वो भयंकर स्वरूप का, कि वो तो बाघंबर में और साधु हैं, है ना। तो उस तरह से तो सुनिएगा, बहुत मजेदार गाना। सुनाइए, आपका स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय झोला डाले। गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय रे झोला डाले। आधो है जो गोरो गोरो, आधो है जो कारो, आधो है जो गोरो गोर, आधो है जो कारो। कहू तो लगे 80 बरस को, कहू लगे लड़कैया। गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय रे झोला डाले। ना जाको कोई पतो ठिकानो, ना जाको कोई गांव, ना जाको कोई पतो ठिकान, ना जाको कोई गांव। जहां भी जाए ऐसे जाए, बिल्कुल नंगे पाँव, नप नैया। गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय रे झोला डाले। बंदर जैसी ले डुगी डुगिया, कैसी अजब बजावे। बंदर जैसी ले डुगी डुगिया, कैसी अजब बजावे। काले नाग गले में डाले, पासन को भी आवे। काकरैया गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय रे झोला डाले। गुड़ी तमाकू सेरो से पीवे, पीवे लोटा भंग। गुड़ी तमाकू सेरो से पीवे, पीवे लोटा भंग। 20 चिलमवा ऐसे पी गयो, चढ़े नवा को रंग। काकरैया गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय रे झोला डाले। और अगले बंदों में उनके खाने के ऊपर कहा गया है। 3 सेर की पूरी खा गए, 5 सेर की गुइया। 3 सेर की पूरी खा गए, 5 सेर की गुइया। बरी पकौड़ा सभी खा गए, कूरमा ढेर सिवैया। गुइया कैसो है गिरजा को सैया, झोला डाले, हाय रे झोला डाले। पूरे तन पे लाख लपेटे, तिलक लगावे आड़ो।
पूरे तन पे राख लपेटे तिलक लगावे आड़ो, एक लंगोटी पहन के गुइया दरवाजे पे ठाड़ो, एक लंगोटी पहन के गुइया दरवाजे पे ठाड़ो, ककरैया गुइया कैसो है गोसैया, झोला डाले खैर झोला डाले। तो ये क्या बात है, भगवान बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कहीं पर आप इस तरह का कार्यक्रम वगैरह देती हैं क्या, यहाँ पर आप ऐसे गीत? कार्यक्रम ऐसे, क्योंकि लोक गायन भी मेरा, जिसको कहते हैं कि ये लोक गायन और लेखन की जो यात्रा है, लिखती मैं शुरू से थी, पर कभी सिंसियर ऐसी थी नहीं। अपने ये क्लासेस वगैरह शुरू होने के पहले मैं आर्टिकल्स वगैरह देती भी थी और मेरे आने भी लगे थे, बट क्योंकि नए राइटर्स को कोई पैसा नहीं है, तो जब मैं ट्रेनिंग्स में आई तो मुझे ये समझ नहीं आया कि लेखन ऐसी चीज है कि अगर आप अच्छे पब्लिकेशन से जुड़े तो आप लिखते रहें। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते, हम तो ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद 2014 में जब ये रोड एक्सीडेंट हुआ हस्बैंड का, अब मेरी क्लासेस वगैरह, क्योंकि देन आई टुक ओवर माय हस्बैंड्स बिजनेस, सिक्योरिटी एजेंसी हमारी थी, वहां मैंने अपने एमबीए के स्किल्स का यूज किया। जो आपने कहा आपने कहाँ यूज किया, हाँ, तो जो थोड़े बहुत स्किल्स मेरे बचे थे इतने सालों में, वो मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस में यूज किए। 2018 में एक बहुत बड़ा चेंज आया, मेरी वो स्लिप डिस्क हो गया और मेरी मेजर सर्जरी हुई, और हम्म। 1 साल मैं बेड रिडन रही। तो दैट वाज द थिंग, जब मतलब वो जो पीरियड था मेरे लिए, बिकॉज मैंने थ्रू आउट एक बहुत एक्टिव लाइफ जी। तो मैं अभी 2-3 नाम लेना चाहूंगी। लोक गायन के लिए मैंने अपनी नानी, मेरी थी जुलाई तक, अभी लास्ट जुलाई वो एक्सपायर हुई है। तो हम लोगों के घरों में बहुत ज्यादा, क्योंकि पुराने इंदौर में पले बड़े हैं, तो ये लोकगीत बहुत गाए जाते हैं। तो मुझे लगता था हमारी शायद लास्ट जनरेशन है जिनको ये गीत आते हैं। तो मैंने नानी को लॉकडाउन में ही मैंने ये रिस्टोर किए हैं मूल धुनों के साथ। लिखे तो कईयों के पास है, धुनें हम्म। गायब हो गई। तो वो धुन मैंने जो भी अपने बीट्स तैयार किए, और जो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने करीब 180 गीत तो रिस्टोर किए हुए हैं, जिसमें शादी के भी हैं, इस तरह के भक्ति गीत भी हैं। और उसके अलावा लिखने के लिए मेरे को रहा लेटे लेटे और गायन। गाती मैं बहुत अच्छा नहीं थी, बट आई वॉज एसोसिएटेड विद अ म्यूजिकल ग्रुप, क्योंकि मैं एंकरिंग वगैरह में शुरू से रही, यहाँ स्टेज शोज में और तो वहां पर मैं नाम लेना चाहूंगी दीपक जाजू भैया का। आपने सुना होगा प्रकाश जाजू जी, जो प्रियंका के पीए हुआ करते थे, जी उनकी जी जी। फैमिली, तो उनके बड़े ब्रदर म्यूजिक के बड़े शौक। तो हम हमारा एक ऐसा म्यूजिकल ग्रुप था। नॉर्मली इंदौर जैसे शहरों में जब म्यूजिकल शोज होते हैं तो लोगों से कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता, पर मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। दीपक भैया, क्योंकि इन लोगों के पास, ये लोग पुराने, यहाँ महू में उनके फोर फादर्स भी, जब एलआईसी शुरू हुआ था तो वो उस तरह से था, तो इन लोगों का काफी था, तो वो फंडिंग वो करते थे इन शोज की, और हम जैसे कुछ लोग उसको कोऑर्डिनेट करते थे। बाकी बहुत बड़ा म्यूजिकल ग्रुप है, और शौकिया सिंगर्स, कोई प्रोफेशनल नहीं। घर से आप निकलिए, आप अपनी, आपको गाना है स्टेज पे आप गाइए, तो ऐसे करते करते। तो आई यूज टू सी उनका लेडीज वाला महिला मंडल देखा करती थी। तो जब ये सर्जरी हुई तो आई वॉज क्राइंग उनसे फोन पे एक बार, कि मैं अब क्या करूंगी, क्योंकि तब तक मैं उनके कोरस में गाती थी, मेरी आवाज उस लेवल की थी नहीं कि मैं मेन मेन गाने गाऊं। तो ही सेड वन थिंग कि उसमें क्या है, लेटे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटी रहती हो तो गाने गाओ, गाने के लिए खड़े थोड़ी होना पड़ता है। और वो क्लिक कर गया कि सही बात है। और उनका एक हमेशा था सकारात्मक रहिए, उनका क्या एक बात। डायलॉग होता था, मस्ट गो ऑन ऑलवेज। तो मेरे लिए भी शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, ये नहीं कर सकते ना, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन सोचो क्या कर सकती है। तो एक वो क्लिक किया, एक लेखन वाला फिर से की। हाँ, कविताएं लिखती थी, तो कविताएं लिखने लगी, लेटे लेटे गाने लगी, तो एक दिन आवाज खुल गई, तो मैं इला रूम से गीता दत्त बन गई। क्या बात है। जी जी। वो निकली और मैं गाने गाने लगी। तो कोई लोकगीत ऐसे सुनाओ ना, कोई लोकगीत सुनाइए, सुनाइए कोई लोकगीत। लोकगीत मैं सुनाती हूँ, क्योंकि और आज तो मैंने कहा ना आवाज इतनी खराब हो रही है, पर नहीं, कोई चलिए एक बात, मजेदार
सुनाती हूँ, अच्छा, बधाई इसका एक सुनाती इसका इसका थोड़ा सा उसको बता दीजिए, इसका क्या, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है? हूँ। जी, ये लोकगीत है, बधाई का एक गीत है, शादी की बधाई है और ननंद भौजाई की नोक-झोंक है। भाभी नेक देना नहीं चाह रही और ननंद तो लेकर मानेगी। कैसे मानेगी, गीत में सुनिए। क्या बात है। बधैया बाजी मैं सुनी रे, कौन नगरिया में बाजी बधैया, कौन नगरिया में बाजी बधैया, कहाँ भई शादी मैं सुनी रे, मथुरा नगरिया में बाजी बधैया, वृंदावन शादी मैं सुनी रे। अब सुनिएगा, कहानी यहाँ शुरू होती है। नन्ही नन्ही अंगूरी बरत के बिछिया, नन्ही नन्ही अंगूरी बरत, बरत एक धातु होती है जिसके बिछिया बनते हैं। नन्ही नन्ही अंगूरी बरत के बिछी, नंदिया नाची मैं सुनी रे। भाभी कहती है, चाहे नंदी नाचो चाहे नंदी कूदो, चाहे नंदी नाचो चाहे नंदी कूदो, बीरन घर नाही, मतलब भाई घर में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बीरन घर नाही मैं सुनी रे। अब ननंद कह रही है, काहे को भौजी हमरी हमें बोराओ, सगन हम लईबे मैं सुनी रे, कंगन हम लईबे मैं सुनी रे। भाभी साफ कहती है, यही कंगना मोरे बापे गढ़, मतलब दहेज में लेकर आई है वो। यही कंगना मोरे बापे गढ़ाए, कंगन न दई हो मैं सुनी रे। अब ननंद अपना पैतरा बदलती है, उसका बच्चा अपनी तरफ खींचती है, कहती है, यही ललना मोरे भैया के जाए, छुअन ना दई हो मैं सुनी रे। भाभी डर जाती है, कील खोल पहराए कंगन, कील खोल पहराए कंगन, करे पहलगना मैं सुनी रे। पहीन ओढ़ जब चल भई नदिया, पहीन ओढ़ भई चल भई नदिया, जिए गोदी ललना मैं सुनी रे। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुलेखा खराब है। मिश्रा जी, सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कह रहे हो, अरे वाह क्या बात है, वाह मुझे भी आता है, यानी उनको भी ये आता है। ये हमारे हाँ, शी इज आल्सो मिश्रा नहीं, हमारे वाले गाने हैं सारे। हाँ, साधना भट्ट जी कह रहे हैं, मोस्ट सिंपल बट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। उषा कौल जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूनम शर्मा जी स्वागत कर रही हैं, आशा कौल जी भी जुड़ी हैं, आपके गीत सुन रहे हैं। अच्छा, अब हम आपकी साहित्यिक अभिरुचि की तरफ आते हैं। आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें क्या गीत है, क्या क्या है उसमें, क्या मुख्य छंद जी, कविताएं, क्या क्या है जी? जी, नज़्में हैं और मेरा मन में ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड की मेमोरी में कुछ निकालूं, तो इसका जो शीर्षक है वो भी यादों के पत्ते ही है। दिखाइए जरा थोड़ा सा, और अरे क्या बात है। ये कब कब जी, प्रकाशित हुआ है तृप्ति? ये अभी लास्ट ईयर ही प्रकाशित हुआ है। तो यादों के पत्ते ये थी और इसमें सारी जितनी भी 35 इसमें कविताएं हैं और 35 ही यादों से कनेक्ट होती हैं, किसी की अच्छी बुरी, सुंदर यादें भी हैं, कुछ कटु यादें भी हैं, तो उस भाव को लेके ये सारी कविताएं हैं। तो ये समर्पित की है मैंने अपने लेट हस्बैंड कैप्टन आशीष के लिए, कि मुझे ऐसा था नहीं, कि मैं उनको अपने साथ आप कैसे आपने रखूं। अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखा है, तो फिर क्यों बुरी यादें क्यों इसमें आपने दर्ज की है? यादें तो हर तरह की होती है, देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं और लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी होता है।
तो यादें कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी होंगी, बुरी भी होंगी। तो सच्चे मन से इसमें कुछ कविताएं बुरी यादों की भी हैं और कुछ क्या अच्छी बात यादों है, की भी है। और क्या काफी बात है। पुरानी हैं जो अब मैं समझ रही हूँ कि हाँ, इन्हें आजाद नज़्में कह सकते हैं। ये वो कविताएं हैं जब मुझे मुझे पता नहीं था, साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना हमारे परिवार में कोई साहित्यिक व्यक्ति ऐसे। हालांकि मेरे परबाबा ने हिंदी के लिए बहुत काम किया, और हिंदी का मैं जरूर बताना चाहूंगी यहाँ से। पहला अधिवेशन जो हुआ था अंग्रेजों के जमाने में 38 में, वो इंदौर में हुआ था। गांधी जी उसके मुख्य अतिथि थे, और अध्यक्षता मेरे पितामह पंडित ख्यालीराम द्विवेदी ने की थी उसकी। क्या बात है, हिंदी के बहुत। और प्रकांड पंडित थे, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, यह बात भी पहली बार गांधी जी ने इंदौर से ही मंच के माध्यम से कही थी कि राष्ट्रभाषा का जो कंसेप्ट था कि हिंदी ही बने, ये यहीं से उपजा था। और उसके लिए ही भारी विरोधों के बावजूद ये एक बहुत बड़ा अभियान शुरुआत यहाँ से की गई। उसके अलावा कभी ऐसा कोई साहित्यिक रहा नहीं परिवार में। पर कविताएं में बचपन से, जैसे लेखन होता है कि हमेशा जितने भी ज्यादातर राइटर्स बचपन से लिखा करते हैं, तो मैं भी लिखा करती थी। कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल में मैं अपनी उस तरह से लिखा करती थी मैं चीजें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कोई एक दो कविताएं सुनाइए इसमें से। जी, तो इस तरह से मेरी साहित्यिक अभिरुचि मतलब थी बचपन से ही, जो अभी 4 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी। और लॉकडाउन में तो मेरे लिए बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा गोल्डन पीरियड साबित हुआ। तो कुछ एक दो कविताएं आप तृप्ति सुनाए इसमें। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ जी रही है आ मेरी रही है। आपको? हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक दो कविताएं जी आ रही सुनाइए है। ना इस। हाँ, कविताएं सुनाइए एक दो इस संग्रह में से। जी जी ठीक है, यादों के पत्ते से मैं आपको सुनाती हूँ। एक छोटी सी नज्म है, सुनिएगा। अपने अंधेरों को दो पल को भुला बैठे, अपने अंधेरों को। जब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। किसी का फोन लगातार आ रहा है। चलिए। अपने अंधेरों को हम दो पल को भुला बैठे, जब तेरी खिड़की से रोशनी मेरे आंगन में उतर गई। जब तेरी खिड़की से रोशनी मेरे आंगन में उतर गई, दुआ है मेरी कोना कोना तेरा गुलजार बन के दब, क्या जिसकी बात है। थोड़ी सी मेरे अहाते में भी बरसी, क्योंकि उस थोड़ी सी रोशनी ने मुझे वो एहसास दे कि एक बेवजह सी जिंदगी देखो कितनी संवर गई। अपने अंधेरों को हम दो पल को भुला गए। अंधेरे में पहले कुछ सूझ नहीं पड़ता था मेरे घर में। अंधेरे में पहले कुछ सूझ नहीं पड़ता था मेरे घर में, पर तेरे घर के दिए से मेरे घर में रोशनी। क्या तेरे बात है, घर बहुत की बढ़िया, बहुत है, बहुत अच्छा, बहुत मेरे अच्छा, घर बहुत। में रोशनी। शुक्रिया। तेज ना सही, धीमी ही सही। तेज ना सही, धीमी ही सही, पर कम से कम बेहतर है, जो इस अंधेरे में मानो चांदनी बन के छिटक गई। वाह 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 वाह, अपने बहुत अंधेरे सुंदर, में बहुत सुंदर। जी जी जी। जब तेरी खिड़की से रोशनी तेरे आंगन में उतर गई। और आखिरी चंद पंक्तियां हैं। खिड़की से तेरी रोशनी, खिड़की से रोशनी तेरे घर की मेरे घर में आने लगी। खिड़की से रोशनी तेरे घर की मेरे घर में आने लगी। अब तो मुझे भी इस रोशनी की आदत सी। अब वाह तो वाह, मुझे बहुत भी इस सुंदर, बहुत रोशनी बढ़िया, की बहुत है। आदत सी हो गई है। क्या हो किसी शाम जो तेरे घर दिया न जले। क्या हो किसी शाम जो तेरे घर दिया न जले। बस इतना ही सोचना कि मेरी मासूमियत सिहर सी गई। अपने वाह, अंधेरों को बुला। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, हमारे साथ लगातार प्रियंवदा पांडे जी भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर साधना भट्ट भी है हमारे साथ, पूनम शर्मा जी भी जुड़ी हुई है। उषा कौल जी भी आपका कार्यक्रम सुन रही है, आशमा कौल जी भी कह रही है वाह बहुत मार्मिक और सुंदर कविता है।
तो एक फरमाइश जरूर आ गई है, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम के अंत में वो जरूर पूरा करेंगे। हम कह रहे हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सुलेखा मिश्रा जी कह रही है। शुरुआत तो आपने की, अंत में भी हम एक श्री कृष्ण भजन से ही करेंगे। और आपका जो एक और विशेष कार्य रहा है तृप्ति, वो है कि आपका जो भक्ति गीतों का एक संग्रह आपका लोकलय है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। भक्ति गीतों का संग्रह एक ये था कि जब लॉकडाउन लगा तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि इन गीतों की धुनें सिर्फ नानी को आती, मेरी मदर को या मामी को या उन लोगों को भी उतनी नहीं आती जितना नानी को पूरे पूरे गीत उस उम्र में भी याद थे। क्या बात तो है। मैंने सोचा, तो आई जस्ट टोल्ड माय सन कि यार मुझे कुछ बीट्स कर दो, ये कर दो। तो मैंने अपने यूट्यूब पे कुछ ढूंढा, फिर अपने कुछ ढोलक बीट्स बनाए एक दो अलग अलग, और मैंने जो गीत पहले 2-4 दिन मुझे आते थे उस एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको रिस्टोर, मैं साहित्य में लिखती भी थी तब उस गीत के पीछे की जो स्टोरी जैसे मैंने आपको सुनाई, वो करते करते करीब करीब 100-125 दिन हो गए। नानी से रोज सुबह एक गाना लेना, रिकॉर्ड करती थी उसको, फिर उसको सुनती थी, फिर उसको अपना डेवलप करके दिन में एक काम ही रोज था कि एक गाना पूरा लिखना है, उसको डालना है, फेसबुक पे डालना है या कहीं भी, और उसका एक वीडियो बनाना है। तो ये काम डेली का रूटीन मेरा चला 6 महीने लॉकडाउन में। जब पहला लॉकडाउन लगा उसके बाद, क्योंकि उस वक्त सब घर पे ही थे, तो मेरी कोशिश रहती कि हम कैसे सकारात्मक रहें जीवन में। तो एक ही काम मुझे बहुत दिनों से मन में था, वो मैंने अपना पूरा किया है। और लोकलय मेरी ये बुक फिर हुआ तो मैं मतलब इसमें डायमंड पॉकेट बुक्स का सहयोग रहा, क्योंकि मैं उनके साथ तब तक लोक गायन का शो करने लगी थी लोकलय करके ही। तो वो इन्हीं गीतों पर आधारित होता था। मेरे पास अपने बीट्स थे, कंप्यूटर था, एक फेसबुक लाइव उनका हर बुधवार 3 से 4 हुआ करता था। तो क्योंकि सभी फ्री थे तो आई स्टार्टेड, उनका पेज काफी बड़ा है ग्रह लक्ष्मी वाला, तो उस पर मैं करती थी। तो वहां से जब ये बात उठी तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 70 भक्ति गीतों का एक ही संकलन है, इसमें सारे भक्ति गीत हैं। और ज्यादातर आजकल हम जो सुनते नहीं, जैसे लाचारी आपने एक गीत को कहा जाता है, ये एक पर्टिकुलर धुनें होती हैं इनकी, और ये देवी की जिसमें अनुकंपा मांगी जाती है, ये वो गीत है। और एक सीक्वेंस है, हम जैसे गणेश से शुरू करते हैं, उसके बाद हम देवी गाते हैं, फिर हम जब देवी के खत्म करने होते हैं तो लाचारी आता है, उसके बाद हम भैरव गाते हैं, फिर हम राम या कृष्ण के गाते हैं, और अगर फिर शादी है तो फिर उसके बाद हम बन्ना या बन्नी गाते हैं। तो उसके बाद बन्ना बन्नी के बाद फिर जो दादरे होते हैं वो गाते हैं। तो ये पूरी सीक्वेंस चलती है शादियों में। तो ये भक्ति गीतों का लोकलय, इसी में से मैं आपको अभी जो गीत है वो सुना रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है आपने तृप्ति। वैसे भी अब देखिए ना कि पूरे भारतवर्ष में जो लोकगीत है अब आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो रहे हैं। हालांकि आकाशवाणी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था, और जितने भी अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग गांवों में, दूर दराज इलाकों में जो लोकगीत, आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है खांसी की, जो स्थानीय लोकगीत हुआ करते थे उनके संरक्षण में उन्होंने संरक्षण करके उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और आपने भी बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। आपने इतने सारे भक्ति गीत जो वहाँ के हैं उनका संग्रह बनाया है, और जिस तरह से आपने ये अपने कार्य के बारे में बताया, तो आपको तो बहुत ही बहुत बधाई है इसके लिए। बहुत बढ़िया कार्य किया है। जी जी। उनका साहित्य है, उसके पीछे की प्रसंग भी है, स्टोरीज भी है उसमें कि वो गीत कहाँ से, अगर उद्गम में कोई स्टोरी है या कोई प्रसंग है पौराणिक, उसका भी उसमें विवरण है पहले, फिर वो गीत है। और उस गीत का कंसेप्ट ये कि जितना भी गीत है उसका सारी धुनें मेरे सृजन तृप्ति मिश्रा जो यूट्यूब चैनल है, मूल धुनें उसमें सुरक्षित है इन सभी गीतों। तो और वो वाली गीतें हैं जो पुरानी महिलाएं गाया करती थी। कहरवा पे अभी कई गीत हैं पुराने जो हमें मिलते हैं यूट्यूब पे, दूसरे सिंगर्स गा रहे हैं, लेकिन आपने उनकी धुन ही बदल दी, मूल धुन बदल दी। तो मूल धुन अगर आपने बदल दी तो घरों में उसको महिलाएं गाएंगी कैसे, क्योंकि वो तो कहरवा ही बजाएंगी ना। क्या तो बात है, ये क्या। जो सारे उसी पर आधारित हैं, वही वाले ढोलक बीट्स पे जो पुराने समय में हमारी दादी नानियां घर में बजाया करती थी, वो धुनें हैं। वाह वाह वाह। तो थोड़ा बहुत कुछ नमूना सुनाइए जो उसके पुस्तक में से, जो आप, हालांकि आपका गला आज थोड़ा सा खराब है,
मैं आपको एक ज्यादा और परेशान करना चाहता हूँ। जी जी जी। एक सावन में और इसमें एक गीत हम जरूर सुन सकते हैं। मैं आपको एक लाचारी सुनाना चाहूंगी। हाँ जरूर ये जरूर, आपका लाचारी जी। के गीत जो वो जो है एक बहुत फेमस है। एक लाचारी ये है कि इसका भी एक है, सात देवी बाल रूप झूला झूलने जाना चाहते, प्रसंग ये है। और वो झूला झूलती हैं, उनको झूला झूलाते हैं हनुमान। हनुमान का जो कंसेप्ट है वो भाई या सखा का माना गया है। क्या बात है, क्या और बात जब झूला गंदा हो जाता है झूल के, तो धोबन उसको धो के लाती है। तो वो देवियां खुश होती हैं। वो धोबन को कहती है मांगो जो मांगना है। धोबन बड़ी चालाक, वो कहती है मेरा धोबी अमर कर दो। अब जब देवियां हैं वो चिंता में पड़ती कि धोबी अमर कैसे। फिर देवी उसको समझाती है कि 5 पांडव भी अमर नहीं हो सके जिन्होंने हमारी ज्वाला देवी में पूजा की थी। तो अमर तो नहीं हो सकते इस पृथ्वी पे कोई। तो धोबी धोबन फिर मानती है, धोबन उसको बहुत आशीर्वाद देती है। तो ये एक प्रसंग है। इस प्रसंग का बहुत सुंदर एक गीत है, वो सुनिएगा, है। बहुत सुनाइए आनंद है। सुनाइए, मैं पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ आपको, फिर से सुनाओ। सभी सुने, बहुत मजेदार गाने हैं। और ये मेरे जो गाने हैं वो चूड़ी बिछिया वाले नहीं, वो बोर नहीं करते। अब वो पूरा शुरू से लेके आखिरी तक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। सुनिए। और लौंग का बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा आध्यात्मिक गाना है। आप चाहे तो इसकी अध्यात्म से जुड़े। लौंग की डारी मैया पड़े हैं हिंडोलना, मतलब हिंडोलना मतलब झूला। लौंग की डारी मैया पड़े हैं हिंडोलना के, सातों बहनी झूलन जाए हो माए, सातों बहनी झूलन जाए हो माँ। कौन झूले मैया कौन झुलावे, कौन झूले मैया कौन झुलावे, को तोरी डुलत बयार हो माई मैया, को तोरी डुलत बयार हो माँ। सातों बहनी झूल, ये एक तरह के संवाद है, आपस में चलते हैं। सातों बहनी झूले मैया लंगूरा झुलावे, हनुमत डुलने बयार हो माई, हनुमत डुलने बयार हो माँ। अब हनुमान जी कहते हैं, धीरे धीरे झूलो मेरी जगत की जननी, झूलना गरद हुई जाए हो माए, झूलना गरद हुई जाए हो माए। अलर देवियां कहती हैं, झूलना गरद होए जान दे हो, धोए लाए धोबिया हमार हो माए, धोए लाए धोबिया हमार हो माँ। कौन धोवे मैया कौन हिलोरे, सुखी है की तार हो माए, सुखी है की तार हो माँ। गंगा धोवे मैया जमुना हिलोरे, सुखी है लौंग की तार हो माए मैया, सुखी है लौंग की तार हो माँ। धोए धाए जब लाई धोबनिया, धरती निदरप दुआर हो माए मैया, धरती निदरप दुआर हो माए। देवियां खुश हो जाती है, कहती है, मांग कहो सो मांगोरी धोबनिया, आज तुम मांगन हम देव हो माए मैया, क्या आज बात है। तुम हम देव हो माए। चालाक धोबिन कहती है, अन्न धन मैया तुम्हारो दियो है, अन्न धन मैया तुम्हारो दियो है, धोबिया मर कर देव हो माए मैया, धोबिया मर कर देव हो माए। अमर नहीं धोबिन
पांच पांडवा, जिन मोरी सेवा कीन हो माए मैया, क्या बात। जिन मोरी सेवा कीन हो माँ। इस कल युग में तीन अमर हैं, पानी पवन गंगा नीर हो। पानी मतलब बादल, पानी पवन गंगा नीर हो माँ। और अंतिम दो पंक्तियां हर लाचारी में होती हैं। सुमर सुमर मैया तेरो जस गाऊं, चरण छोड़ कहाँ जाऊं हो माए मैया, चरण छोड़ कहाँ जाऊं हो माँ। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, यही अबला की भेंट हो माए मैया, यही अबला की भेंट हो माँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज देखिए आपका गला खराब है, उसके बावजूद आप इतना सुंदर गाया आपने। और बहुत ही मैं सही कह रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और लोकलय नाम से ये पुस्तक, तो इसका आप लाइब्रेरीज वगैरह में इस पुस्तक को भेजिए, ये क्योंकि ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज जब ये किताब आई तब ये मेरी पहली पुस्तक है और डायमंड से ही आई है, तो उन लोगों ने जो भी किया होगा, आई एम रियली। अच्छा, लॉकडाउन में ये पुस्तक आई है तो उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो पाई उस तरह से। और अब देखें कहाँ कैसे, क्योंकि मैंने उस दृष्टि से ये पुस्तक नहीं करी थी। बस मुझे था कि मुझे ये पुस्तक मेरी नानी को समर्पित है, क्योंकि सारे गाने इसमें मैंने अपनी नानी से ज्यादातर, क्योंकि हम लोगों को तो आधे अधूरे आते हैं नानी से सीख के, तो मुझे था कि चलो नानी को एक बुक मैं कर दूं, मेरी भी एक किताब आ जाएगी, इस फील्ड में थी तो इस वजह से ये तो अब कोशिश है, देखें कहाँ कहाँ ये अभी जाती है। अभी तक तो ऐसा कुछ इसके लिए विशेष प्रयास नहीं कर रही हूँ ना, मतलब क्योंकि मेरे साथ जो चीजें होती हैं वो अपने आप होती हैं, मैं एफर्ट्स ऐसे नहीं लगाती। आ जाती है चीज तो मैं मेहनत कर लेती हूँ। बट ऐसे मैंने जैसे साहित्य में आने के लिए भी, तो मैंने कहा ना, जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं सीधे जुड़ी हूँ आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर की कविता की पाठशाला। आपने आपने पहली। उनका नाम लिया, सुनिए सुनिए, उनका नाम लिया तो उन्होंने अभी अभी जुड़ गए। कह रहे लोक जी। गीतों को सहेजना जरूरी है। अब हमारे मित्र हैं, हमने आकाशवाणी में, हालांकि कार्य तो बहुत कठिन था, लेकिन आकाशवाणी में एक विशेष सेल बनाया गया है इसके लिए कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में लोक संगीत है, लोक गीत है, लोक परंपराएं हैं, उनको कैसे समेटा जाए, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि तृप्ति, अब ऐसा समय आ गया है, अब आपने तो इसमें रुचि दिखाई, लेकिन आगे आगे आने वाली पीढ़ियां जो है, यहाँ तक कि अभी आज की पीढ़ी भी अब लोकगीतों में उतनी रुचि नहीं है। और आहिस्ता अगर ये लुप्त हो गए तो फिर ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इनको सुरक्षित रखना, इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो वाजपेयी जी का भी नमस्कार हम करते हैं। ममता किरण जी भी जुड़ गई हैं, साथ में कमलेश भारती जी भी जुड़ गए हैं, वो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। नाम अहो तो भाग्य मेरे, जो इतने सब दिग्गज लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन बहुत अच्छा कार्य किया आपने, बहुत सार्थक कार्य किया है आपने। और इस कार्यक्रम के माध्यम से कई मित्रों को, अब जिनको पता नहीं था आपके इस गुण के बारे में, इस प्रतिभा के बारे में, वो जान गए हैं। और आशा है कि इस पुस्तक का जो आपने ये लोकलय नाम से छापी है, इनका सर्कुलेशन होना चाहिए। और ये खास करके पुस्तकालयों में, लाइब्रेरीज में इन पुस्तकों का जाना बहुत जरूरी है। देखिए आजकल के गाने वाने तो मिल जाएंगे, अब नए तकनीकी के कारणों से ये बहुत सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन पहले जो सुविधाएं थी इतनी नहीं थी कि जितनी आजकल है। तो इसलिए इनका संरक्षण, इनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अभी वर्तमान में क्या विशेष कार्य आपका लेखन में चल रहा है अब? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मन से एक आर्टिस्ट ही हूँ। अलग अलग, जैसे पहले पेंटिंग काफी किया करती थी, अब 4 साल से जब सर्जरी हुई तो अब वो बैठना पॉसिबल नहीं होता, उतना आपको ध्यान नहीं रहता। तो लगभग 4 साल हो गए, मैंने कुछ ऐसा विशेष पेंटिंग नहीं बनाया। कोई नहीं, तो पहले चौकिया ही बनाया करती थी, बना रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ऐसे ही चलता था।
फिर मतलब प्रोफेशनली बहुत ज्यादा किया नहीं किसी भी चीज को। मैं भी शायद कभी कई बार होता है आप प्रोफेशनली सोचते हैं, बट मेरा नहीं चलता उतना, गणित कमजोर है महिलाओं का कमजोर होता है मैं नहीं कर सकती उतना। तो शौकिया अभिलेखन है, तो क्योंकि आप जैसे सब सुधी जनों का सानिध्य है, वो माहौल है, तो कविताएं लिखती हूँ। और अभी क्योंकि सर हैं, सुन रहे हैं, सादर प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से, उनसे बहुत सीखा 2 साल में। और कैसे वो समय निकालते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल निसंकोच। अच्छा, मेरे लिए एक चीज ये भी थी कि साहित्य में बस कुमार विश्वास, सुरेंद्र शर्मा जी और ऐसे 2-4 नामों के अलावा कभी कोई नाम ही नहीं सुना था। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं किन लोगों के बीच में हूँ। और मैं बहुत सहजता से लेती थी कि अच्छा ये होंगे भाई, कोई होंगे कोई बड़े साहित्यकार, बस इससे ज्यादा। अब समझ में आया, जब 1 साल हो गया, तब समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ और किन लोगों से संपर्क में हूँ और कैसे मैं इनसे सीख रही हूँ। तो सर का भी ऐसे ही हुआ, मैंने कभी उनका नाम नहीं, बस वो कविता की पाठशाला में पंडित सुरेश नीरव जी के पटल पे मैं रोज समीक्षाएं लिखा करती थी, बहुत रोचक वाली, चर्चा चकल्लस नाम दिया गया उसको बाद में। वो भी मैंने करीब 300 दिन लिखी है डेली। तो शुरू में जब उनका पटल स्टार्ट हुआ, ये लाइव सेशन वाला, अब वो खुद इतने बड़े कवि हैं, तो उनके साथ में जुड़े लोग, बड़े बड़े लोग आए, उसमें सर भी आए। सर की भी मैंने लिखी समीक्षा। तो वो एक समीक्षा का अलग स्वरूप था, क्योंकि वो अच्छा वो बहुत इंस्टेंट भी होता था। जैसे 5 से 6 वो शो था, मेरी 7 बजे, पौने 7 बजे समीक्षा लिख के आ जाती थी। क्योंकि मेरे लिए साहित्य मतलब कोई एक बुद्धू सा बच्चा नहीं चला जाता किसी स्कूल में, वो एक था कि मुझे समझ ही नहीं आती थी गजल क्या होती है, बहर से लेके तरन्नुम तहत, ये सब शब्द मैंने अभी सुने इन 2 सालों में। तो वो वही सारा, बस उसको मैं बड़े फनी वे में लिख देती थी, व्यंगात्मक जिसको कहते हैं। लेकिन एक आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपने अभी भी कहा कि महिलाओं का गणित कमजोर होता है, आपका भी। लेकिन आपने बिल्कुल है। तृप्ति, बात सुनिए मेरी, आपने अपने जीवन का गणित ऐसे बढ़िया रखा है, और कितनी सकारात्मक दृष्टि से। देखिए, गणित में तो सकारात्मकता होनी चाहिए, जब तक वो नहीं है तब तक गणित ठीक नहीं बैठता है। लेकिन गणित में आपने जीवन के गणित को इतना संवारा है, इतने आगे बढ़ाया है, और इतना बहुत अच्छी मजबूत नींव दी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे बढ़िया गणित और कोई जानता होगा। खैर, ये तो अलग बात है। अब तो देखिए, 1 घंटा लगभग 18 मिनट हो गए बातचीत करने में। तो मैं चाहता हूं कि अब कार्यक्रम के अब समापन दौर में हम आ गए हैं। जैसे अभी ये आपसे फरमाइश की गई, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा पर्व हम मना रहे हैं। अभी रात के 12-1 बजे तक ये खूब, खास करके आज मथुरा नगरी में क्या रौनक है। मैं भी 1-2 साल वहाँ रहा हूँ, तो मैंने खूब उसका आनंद लिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को हम आपके बहुत अच्छे श्री कृष्ण भजन से इसका हम यहाँ पर समापन करेंगे। जी चलिए, मैं एक निकाल रही हूँ कृष्ण भजन, बहुत अच्छा। एक राधा कृष्ण का मैं जैसे जन्म का तो हमने एक कर लिया, एक बहुत सुंदर, इसको भी हम झूला ही कहेंगे। और इसमें राधा के रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है, क्या और बात है। कृष्ण भगवान जी को झूला रहे हैं। इस गीत को सुनिएगा, बहुत अब सुंदर है। राधा और कृष्ण एक ही तो थे, राधा भी कृष्ण, कृष्ण भी राधा। तो सुनाइए, जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ, सुनाइए। किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। उमड़ घुमड़ कर आई बदरिया, चपल चंचला चमके, उमड़ घुमड़ कर आई बदरिया, चपल चंचला चमके। नाचे बन बन मोर कोयलिया हो, नाचे बन बन मोर कोयलिया, बोले डारी डारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। रई रई झोंके खात चंद्रिका, बेसर की छबिनिया, बेसर मतलब नथनी। रई रई झोंके खात चंद्रिका, बेसर की छबिन्यारी।
झुक झुक झोंका देत सावरा मुस्काए सुकुमारी, झुक झुक झोंका देत सावरा मुस्काए सुकुमारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। सरर उड़े चुनरिया हल्के लट घुंघराली, सरर उड़े चुनरिया हल्के लट घुंघराली, कटी कधनिया पग पैजनिया बिछोन की छवि न्यारी, कटी कधनिया पग पैजनिया बिछोन की छवि न्यारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। करी सोला सिंगार फुलन को मोहित कुंज बिहारी, अपलक निरखत दो दोन को, दोनों अपलक एक दूसरे को निहार भी रहे हैं झूला झूलते समय। करी सोला सिंगार फुलन को मोहित कुंज बिहारी, अपलक निरखत दो दोन को नैनन नैना डारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। मधुर मधुर धुन बजे मुरलिया बाजे ढोल मंजीरे, गावे गीत कजरिया सखिया हो, गावे गीत कजरिया सखिया दे टुमकी दे तारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। अंतिम इसका बंद है। अनुपम झांकी होत मिलन की निस दिन कुंज महारी, अनुपम झांकी होत मिलन की निस दिन कुंज मजारी, निरखत सखियां युगल माधुरी हो, निरखत सखियां युगल माधुरी, तन की सूरत बिसारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी, किशोरी झूले झूले ना झुलावे बनवारी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मन प्रसन्न हुआ। देखिए, आपके बारे में तो बातचीत हुई, लेकिन इस बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर गाया, मधुर गा रही हैं आप। और अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ, हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं। कमलेश भारती जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। तो देखिए, मधु मेहता जी, आशमा कौल जी जुड़े हैं। तो बहुत बढ़िया। अब अपने मित्रों के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे अब, जो इस बीच में जुड़े रहे। अब देखिए, लगभग 1 घंटा 22-23 मिनट आपके साथ लगातार जुड़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सबसे पहले आभार करूंगी आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा, क्योंकि मैं इस तरह से इस फील्ड में तो मैं नवोदित ही हूँ, बाकी चीजें मेरी रही हैं। और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना और अप्रिशिएट किया, और आप सबका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, बस यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप इंदौर से हमारे साथ आज जुड़ गई, और बहुत अच्छा शुभ दिन है आज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर आपने बहुत 2-3 प्रस्तुतियां दे दी, बहुत बढ़िया रहा। और मैं अब यहाँ पर आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित थी इंदौर से सुश्री तृप्ति मिश्रा, जिनसे हम उनके जीवन के बारे में और साथ में उनकी जो अलग अलग कलाएं हैं, जो उनका योगदान रहा है, उसके बारे में बातचीत करते रहे हैं। अब जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वो समय निकाला, आजकल वो समय निकालना भी बहुत कठिन होता है, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के बावजूद वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समापन करने की अनुमति दीजिए।